स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें फ्रेंड्स। समय आप लोग के पास बहुत कम है, तो अभी से पढ़ाई के प्रति सीरियस रहें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए 60 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग को पता होगा। तो देखिए मिलाते चलिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, उतना देने में आप लोग को आंसर भी सोच लेना है, ठीक है। फटाफट आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके लाइव क्लास के बारे में बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स कि लाइव क्लास ये जब एप्लीकेशन बन जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद पब्लिश करने के बाद लाइव क्लास आऊँगा। एप्लीकेशन आप लोग के लिए फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो इस पर भी वर्क चालू है फ्रेंड्स, आपको 4 से 5 दिन में एप्लीकेशन पब्लिक कर दिया जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं 60 क्वेश्चंस को। आज का पहला सवाल है, दिल्ली के सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था। यानी दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछा जा रहा है। तो गेस करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, नासिर उद्दीन महमूद था जो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। दूसरा नंबर सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। देखिए इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो किस काल में फ्रेंड्स, और किस कला शैली में बनाई गई थी, ठीक है, किस कला शैली में। तो दोनों मैं बताता हूँ, दोनों को याद करते चलिएगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको माइंड में आप जरूर रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुने। तो बुद्ध की पहले इसका आंसर देख लीजिए, क्या आप लोग गेस करें तो क्या होगा इसका, कुषाण काल हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बना था वो कुषाण काल में बना था। और कला की अगर जो बात की जाए फ्रेंड्स, तो कौन सी कला में बना था, तो ये आपका गांधार और मथुरा कला, ठीक है, गांधार एवं कौन सा, मथुरा कला शैली में इसका ये निर्माण किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में। और कला शैली पूछेगा तो आपका गांधार एवं मथुरा कला शैली में बनाया गया था। तीसरा नंबर सवाल को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका होगा फ्रेंड्स मृद भांड के कारण, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है फ्रेंड्स, वो आपका है जो मृद भांड हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर सवाल, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है। चलिए गेस कीजिए, 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, आपका दारुल इस्लामी होता है, ठीक है। क्या होता है, दारुल इस्लामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का जो अर्थ होता है क्या होता है, दारुल इस्लामी होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका अर्थात देहली शहर की स्थापना की। दिल्लिका यानी दिल्ली का होना चाहिए, यहाँ पर फिर से दिल्ली का टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो कौन से राजपूत वंशों में निम्न राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये तोमर वंश का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शासकों ने, तो तोमर वंश का शासकों ने। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था। सारनाथ का जो स्तंभ था फ्रेंड्स, उसका निर्माण कौन किया था, तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सारनाथ जो स्तंभ है फ्रेंड्स, इस स्तंभ के जो शीर्ष पर है जो सिंह की आकृति बनी हुई है, ठीक है। जो सिंह की आकृति बनी हुई है वो किसका प्रतीक है पूछा जाता है, तो शक्ति का प्रतीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। तो याद रखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, और उसके शीर्ष पर जो किसका है आपका चित्र बना हुआ है फ्रेंड्स, प्रतीक है, तो आपका आकृति बना हुआ है, तो सिंह का आकृति बना हुआ है जो शक्ति का प्रतीक है। मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे। 7 नंबर सवाल फ्रेंड्स देखिए, मंगल पांडे के बारे में तो बहुत ही फेमस सबको पता होगा, वही 1857 के विद्रोह के लिए।
तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या आपका बैरकपुर ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे जो बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए दिया गया था, उसके इनकार किया था मंगल पांडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बैरकपुर से हो जाएगा। मंगल पांडे की घटना कहाँ, तो बैरकपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? 8 नंबर सवाल देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुआ। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या मेरा उच्चारण उतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। खैर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत होता है फ्रेंड्स, कभी कभी कोई कठिन टर्म आता है तो आप लोग समझ में तो आ ही जाता होगा। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? 8 का, तो 8 का है जो फ्रेंड्स आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन भी किया था फ्रेंड्स, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। ठीक है, याद रखिएगा, गज ए सिकंदरी किसने चलाया था फ्रेंड्स? तो आपका सिकंदर लोदी ने ही चलवाया था। ठीक है, और यही है जो आपका कर को क्या क्या था फ्रेंड्स, समाप्त कर दिया था। तो इसलिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुल्तान, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन है जो अन्न के ऊपर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसको समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी। और ये सिकंदर लोदी है जो गज ए सिकंदरी की भी शुरुआत किया था। 9 नंबर सवाल, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, मूर्ति पूजा का है जो आपका पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट ऊपर उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसका पीडीएफ आंसर के साथ में डाल दिया हूँ, तो उसका भी रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। यहाँ से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद में उसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो माइंड में आ जाएगा। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट ज्वाइन कर ले। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य काल का। क्वेश्चन था मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण में किसने आपका योगदान नहीं दिया, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए 10 नंबर सवाल का गेस कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक तो किया ही था, इल्तुतमिश भी किया था, अलादीन फिरोज तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलादीन खिलजी जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। देखिए, आपका कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ करवाया गया था, लेकिन फ्रेंड्स इसका इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक है, पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इसमें किसने योगदान नहीं दिया था? तो अलादीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, राशिद अली को। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, राशिद अली को 7 वर्ष के लिए आपका कारावास की सज़ा सुनाए गए थे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक में। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गेस कीजिएगा फ्रेंड्स, स्वदेशी, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी को अगर देखा जाए तो आपका स्वदेशी आंदोलन से संबंधित ये आपका नहीं थे, मुख्य रूप से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। कॉमन सेंस की बात है कि आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। और आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो अफ्रीका चले गए थे। कहाँ चले गए थे फ्रेंड्स? तो अफ्रीका में चले गए थे। तो कैसे इसमें भाग लेंगे? नहीं होंगे। और ये लौटे थे कब फ्रेंड्स? तो आपका
1915 ईस्वी में, ठीक है, 9 जनवरी, कितना, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उसी 9 जनवरी को हम लोग फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं, तो देखिए आपका कन्फर्म हो गया फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि ये आपका 1905 में हुआ था। 1905 में महात्मा गांधी कहाँ था, अभी मैंने बताया आपका साउथ अफ्रीका में थे। तो करेक्ट आंसर हो गया ये 12 का ए। 13 नंबर, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज, ठीक है। इसका डेट भी आप लोग याद रखिएगा, मैं बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद है जो मैं अपना बताते चल रहा हूँ उसको माइंड में रखिएगा। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक, सबसे पहले गेस कीजिए आप लोग 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो करेक्ट आंसर आप गेस किए होंगे फ्रेंड्स, अगर डी किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है, महादेव गोविंद रानाडे। अब इसकी जो फ्रेंड्स आपका स्थापना देखा जाए तो 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा सभी लोग, 1867 ईस्वी में बम्बे में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है फ्रेंड्स, आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से आपका जो है 1869 ईस्वी में जुड़े, ठीक है फ्रेंड्स। कब जुड़े थे, 1869 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रार्थना समाज के बारे में कह रहा है और इसमें देखिए कौन कौन शामिल थे, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक तो कौन होगा, महादेव गोविंद रानाडे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 67 में, और किया गया था फ्रेंड्स, तो देखिए आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से कौन किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन बाद में महादेव गोविंद रानाडे इसमें जुड़े थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक किसने बनाता है मुख्य रूप से, तो महागोविंद रानाडे को। 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल आपका है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। वही लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपका। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, JN नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी कौन नहीं था फ्रेंड्स, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लाल बाल पाल तो आपका ये सब थे ना, तो उग्रपंथी का रहा है, नहीं था फ्रेंड्स, का रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, नहीं थे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न से को उग्रपंथी नहीं था ना, तो बाल गंगाधर तिलक था फ्रेंड्स आपका, और लाल बाल पाल थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे जो आपको उग्रपंथी के अंतर्गत नहीं आते थे, यानी गरम दल के नेता नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी था, क्योंकि फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले थे जो आपका कैसे स्वभाव के थे, न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, मृदु स्वभाव के थे, ठीक है, उग्रवादी नहीं थे। अगला सवाल 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला सहयोग आंदोलन 16 का, तो 1920 में हुआ था। जय हिंद किसका नारा था फ्रेंड्स, जय हिंद किसने नारा दिया था, 17 नंबर सवाल का। तो जय हिंद किसने कहा था, गेस कर लिए होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, अगर आप लोग मार रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 18 नंबर सवाल, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था 1943 ईस्वी में। डेट भी आप लोग याद रखिएगा कितना, 1943 ईस्वी में, 1943, यानी 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपका रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया गया था, ठीक है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्ष 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। चलिए 19 का गेस कीजिए। तो देखिए उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही आपका जालियांवाला हत्या कांड हुआ था फ्रेंड्स। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था फ्रेंड्स कौन था, जनरल ओ डायर, जिसको बाद में उधम सिंह ने लंदन में जाकर के गोली मार दी थी, ठीक है। तो इसमें तीनों याद रखना है आप लोग को कि जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था किसके समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण शासनकाल में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था। जनरल ओ डायर को बाद में किसने मार दिया था, तो उधम सिंह ने जाकर के लंदन में मारे थे।
20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है, जिसका डेट भी मैं बताऊंगा, वो भी याद रखना है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, आप लोग गेस करिए 20 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना आपको किया गया था। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर इसका मुख्यालय खोला गया था फ्रेंड्स। तो कोलकाता भी याद रखिएगा। तो इसके संस्थापक आपका था स्वामी विवेकानंद। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है। देखिए भारतवर्ष में जो सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान होती है, कौन सा क्षेत्र में होती है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा अगर वर्षा देखा जाए तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होता है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में है जो अधिक वर्षा होती है भारतवर्ष में। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो सभी को पता है ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो आपका विश्व का सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स लगभग कितना है? 8,848 है। ठीक है, 8,848 इसका देता है। कहीं कहीं पर 50 भी देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 48 से 50 के बीच में इसका है। 23 नंबर सवाल को देखिए, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। 23 नंबर सवाल का, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या के आधार से कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कर रहा है। तो जनसंख्या के आधार पर आपका सबसे बड़ा देश है जो आपका कौन है? चाइना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा फ्रेंड्स तो आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा देश क्या है, तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुसार आपका सबसे बड़ा देश चाइना है। 25 नंबर सवाल को देखिए, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखिए अच्छा है, कह रहा है कि अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा इसका बढ़ती हुई जन्म दर और अस्थिर मृत्यु दर। नहीं, ये नहीं होगा। घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई, ये भी नहीं होगा। अस्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, अस्थिर जन्म दर, और यही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कह रहा है अस्थायी जनसंख्या के लिए एक प्रक्रिया का चयन करना है फ्रेंड्स। तो क्या होगा? जन्म दर भी अस्थिर हो और मृत्यु दर भी जो अस्थिर हो, तभी तो आपका अस्थायी जनसंख्या संरचना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल को देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किससे होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 27 का सभी का आंसर आप लोग सही हो जाना चाहिए। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 27 का, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या, मेघना या पद्मा या भागीरथी या महागंगा, क्या होगा फ्रेंड्स? गेस कीजिए 27 का। तो देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है? अबरख सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गेस कीजिए 28 का। तो अबरख जो फ्रेंड्स देखिए बिहार में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो अबरख का उत्पादन देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अबरख का एकमात्र उत्पादन करता राज्य है जो मुख्य रूप से ज़्यादा है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अबरख का उत्पादन फ्रेंड्स आपका कहाँ होता है? तो वहाँ नेल्लौर एक नाम का जिला है। ठीक है, नेल्लौर जिला में होता है। ठीक है, नेल्लौर जिला में इसका उत्पादन होता है ज़्यादा। बिहार में पाया जाता है अबरख फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। 29 भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है। सुदूर पश्चिमी का बिंदु है जो फ्रेंड्स कितना और कहाँ पड़ता है? तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, पश्चिमी बिंदु का रहा है ना, पश्चिमी। 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना? 68 डिग्री पूर्व गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है आपका फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ग्रामीण साक्षरता,
सबसे ज़्यादा। बहुत अच्छा सवाल है 30 का। तो ये देखिए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए फ्रेंड्स तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार है भारत की जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला राज्य है, जो आपका सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य है, तो आपका केरल है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके बाद में आपका गोवा आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? गोवा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन हिसाब से हम लोग देख चलेंगे। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ग्रामीण सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन में महाराष्ट्र है, मणिपुर है, गुजरात है और गोवा है। केरल तो आपको कहीं नहीं दिया फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य क्या होता है, क्या हो जाएगा? राज्य केरला हो जाएगा, और दूसरा स्थान पर गोवा आता है। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर केरला देना चाहिए, तो केरला देता तो केरला आंसर हो जाता। इन जब केरला नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर शीट में क्या दिया आपका? ऑप्शन नंबर सी दिया है, गोवा दिया है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होएगा। अगर केरल रहेगा ऑप्शन में तो आपको उसी मानना है, क्योंकि फ्रेंड्स केरल में जो आपका कितना है साक्षरता 93% के लगभग है। ठीक है, और गोवा में जो लगभग कितना 86.6% है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? ठीक है, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म सभी याद रखें, गुड सर्विस टैक्स। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जीएसटी बिल के अंतर्गत में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होगी, तो कुकिंग गैस फ्रेंड्स, शराब और पेट्रोल, ये सभी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? ठीक है, 32 नंबर सवाल का क्या होगा? तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ माना जाता है तो 1966-67 में माना जाता है फ्रेंड्स, लगभग। ठीक है, 66-67 में माना जाता है। तो इसमें 67-68 दिया है, 66-67 नहीं दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इनको वर्ष 1966-67 में यह कार्यक्रम लागू किया था। और हरित क्रांति से भारत में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो कौन फसल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो आपका 67-68 हो जाएगा। 66-67 नहीं दिया फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? जो भारत के मजदूर लोग हैं, लेबर हैं, तो उसका जो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, उसके लिए मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किस आधार पर किया जाता है? 33 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पारिश्रमिक मूल्य पर किया जाता है, पारिश्रमिक पर किया जाता है। ठीक है, 33 का बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई है ना, तो आरबीआई की स्थापना तो बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें सभी क्वेश्चन करीब करीब तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप लोग को याद है या नहीं फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या रिवीजन प्रैक्टिस देखते रहिएगा, तभी तो कंफर्म होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कितना, 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? आर्थिक विकास सूचित करता है, क्या करता है? तो 35 का करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास है जो सूचित करता है प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि को, सिद्धांतों एवं रवैयों में परिवर्तन को, परिस्थितिकी एवं वातावरण के प्रति चिंता। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है, ये सभी को करता है। ठीक है, 36 नंबर सवाल को देखिए, 35 का डी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और 36 नंबर है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए, बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहेंगे? नॉर्मन इबरलॉग को कहा जाता है। भारत में किसे कहेंगे? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। देखिए, दोनों याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में ये है हरित क्रांति का जनक, और भारत में जो स्वामीनाथन का। ठीक है, और एक वर्गीज कुरियन है फ्रेंड्स, जो भारत में आपका श्वेत क्रांति का उन्हें जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड वाला। तो तीनों को याद रखिएगा, विश्व में बोरलॉग हो जाएगा हरित क्रांति का जनक, भारत में स्वामीनाथन हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम कहलाती है? तो ये आपका तो फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही परिभाषा दे दिया है। 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी, ठीक है फ्रेंड्स, सरकारी और प्राइवेट दोनों के उपक्रम रहते के मिश्रित कहलाते हैं ना। 38 नंबर सवाल को देखें, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? वस्तु एवं सेवा कर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में राजस्व वृद्धि, सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए। 39 नंबर सवाल को देखिए, फिर वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वैश्वीकरण का घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या एकीकरण करना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? 40 का, तो देखिए ये आपका हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी में, ठीक है। और कितने वाणिज्य बैंकों को किया गया था? तो 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम बार आपका 19 जुलाई 1969 के। सी करेक्ट आंसर हुआ। 76 नंबर, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून द्वारा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत में अगर देखा जाए भाई संवैधानिक रूप से, तो सबसे जो पावरफुल होता है फ्रेंड्स, तो सबसे पावरफुल क्या होता है ना, प्रधानमंत्री ने आपका पद या राष्ट्रपति, सबसे पावरफुल देखा जाए अगर संविधान में तो आपका संसद होता है, ठीक है। क्या होता है? संसद। क्योंकि फ्रेंड्स भारत के संविधान में या कुछ भी करना है, जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो बिना संसद के अप्रूवल का नहीं होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था आपका संसदीय कानून के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? देखिए केंद्र और राज्य का संबंध किस अनुसूची में? 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 42 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य का हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में, इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैमे, तो आपका 7वीं में, ठीक है, कैमे में तो 7वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य का संबंध है जो आपका किस में है? तो आपका 7वीं अनुसूची में होगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो आपका सिंपल है, राष्ट्रपति। 44 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका 44 नंबर सवाल का। तो इसके उस समय कितना बना था फ्रेंड्स? तो आपका 14 जो राज्य बना था और 6 है जो केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? चलिए मौलिक अधिकारों में सक्षम, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स आपका कि जो भारत का संसद है बहुत ही पावरफुल है, जो कुछ भी होता है फ्रेंड्स तो आपको वही करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, संसद। 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? कौन सा भाग? तो देखिए लोक कल्याणकारी के लिए आपका राज्य का नीति निदेशक करता है, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व कितना में? भाग 4 में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर दे देगा संविधान का कौन सा भाग है जो लोक कल्याणकारी राज्य, ये दे देगा फ्रेंड्स, और पूछ देगा कभी कभी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में किस में जिक्र मिलता है, किस में जिक्र मिलता है, तो नीति निदेशक तो देगा, मौलिक अधिकार देगा, इस टाइप से देगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग सीखे फ्रेंड्स, एक क्या सीखे आपका कि संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें है नीति निदेशक तत्व है। 47 नंबर, राज्य के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? 47 का, तो देखिए राज्यसभा सदस्यों का जो है चुनाव राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। 38 नंबर, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? चलिए अच्छा सवाल है 38 का, करा है हमने विश्व के किस संविधान से अपने मूल अधिकार को, मूल अधिकार अभी वर्तमान में 6 तो बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पुनः एक बार रिपीट करूंगा, कनाडा से क्या लिया गया फ्रेंड्स? तो संघात्मक, ठीक है,
संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यूके से बहुत सारा लिया गया है, जैसे में आपका संसदीय प्रणाली लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। संसदीय प्रणाली है जो आपका यूके से लिया गया। रूस से क्या लिया गया है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य लिया गया, ठीक है। कितना मौलिक कर्तव्य है जो आपको रशिया के संविधान से लिया गया, तो सबको याद रखिएगा। देखिए बार बार रिपीट करने का मेरा यही मकसद होता है फ्रेंड्स कि एक बार पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके कहते हैं मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, तो देखिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। आप रिपीटेशन नहीं करिए, रिपीट नहीं करिए, तब तक आपका परमानेंट में ये आपको घुसेगा ही नहीं, याद ही नहीं होगा, जल्द भूल जाइएगा। अब बार बार जब रिपीट करते रहेगा फ्रेंड्स तो क्या है कि आपका शब्द है जो कहाँ चला जाता है, परमानेंट में मेमोरी में जाता है, जो सदा के लिए यानी बहुत दिन तक के लिए याद रहता है। एक दो बार पढ़िएगा, कुछ दिन में भूल जाइएगा। इसलिए मैं बार बार शब्द को रिपीट करता रहा हूँ, बार बार सुनते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको पक्का याद रहेगा। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बता दिया मैंने, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, 49 नंबर सवाल। देखिए ग्राम सभा की अभिप्राय है, ग्राम सभा है ना, तो इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को कहते हैं। देखिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स 100% पूछा जाएगा, ठीक है। कह रहा है ग्राम सभा, ग्राम सभा का नाम सुने हैं ना, तो ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम स्तर की पंचायत का क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र के जो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं वही इसका मतलब है ग्राम सभा हुआ। 50 नंबर सवाल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई थी, कब की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये किया गया था फ्रेंड्स आपका, सॉरी कब नहीं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना है जो अनुच्छेद कितना 268 से लेकर करके आपको 281 के बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखा था 7वीं अनुसूची के बारे में जो केंद्र और राज्य संघ से संबंधित था, अपने क्वेश्चन अभी था ना कि कौन सा अनुसूची था, इसके पहले हम लोग देखे थे, इसके पहले देखे थे क्या फ्रेंड्स, अभी आपका कि क्वेश्चन था उस 42 नंबर क्वेश्चन में था शायद, देख लीजिए पुनः एक बार, इसी से संबंधित कुछ था। देखिए यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, ठीक है, तो ये आपका 7वीं अनुसूची था फ्रेंड्स। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे ना, 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे क्या कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई कौन सा अनुच्छेद में, तो आर्थिक संबंध का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 का, अनुच्छेद 268 से 281। 51 नंबर, प्रकाश सीधे रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, प्रकाश सीधे रेखा में, चलिए 51 का गेस करिएगा, क्योंकि प्रकाश का तरंग है जो बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है, पहले बता चुका हूँ, प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भी बड़ी एक होता है इकाई जो फ्रेंड्स आपका खगोलीय दूरी का और लंबी दूरी का, तो पार्सेक उसे कहते हैं, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो आपका 3.2 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, एटम में परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मॉडरेट किया है, एटम में कह दे या फ्रेंड्स डायरेक्ट कहे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने किया था ना। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए परमाणु है जो फ्रेंड्स क्या, परमाणु पहले डाल्टन साहब क्या बोले थे कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु का खोज किसने किया था, डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अभाज्य है, लेकिन वो कथन गलत साबित हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि परमाणु भाज्य है, परमाणु के भी छोटे छोटे कण होते हैं। परमाणु के मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक है जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है फ्रेंड्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो क्या होता है आपका नाभिक में होता है। इसी दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। इसलिए फार्मूला भी होता है आपका कि परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर, अगर पूछा जाए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या P+N होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है, इससे आपका क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, एटम में यानी आपका चैडविक ने किया था। एटम न्यूट्रॉन है जो इसका मौलिक कण है आपका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 3 ही है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जे थॉमसन तो किसका किया था, तो जे थॉमसन तो आपका कर दिया था, इलेक्ट्रॉन का किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन का देखिए कहीं रदरफोर्ड देता है कि गोल्डस्टीन देता है, गोल्डस्टीन ने किया था उसका। 54 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए तो इसमें कन्फ्यूज कहाँ होते हैं स्टूडेंट लोग, वो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। एक नाइट्रस ऑक्साइड है फ्रेंड्स, एक यहाँ पर नाइट्रोड ऑक्साइड दे देता है, कुछ भी देता है, या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
कन्फ्यूज करेगा तो यहाँ पर कन्फ्यूज होता है। यहाँ पर देखिए न इसमें जला नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अगर फार्मूला देखें तो क्या होता है, N2 होता है, ठीक है। इसी को हम लोग हंसाने वाला गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल आपका है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। चलिए फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, निम्न में सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, नहीं कि इसमें तीन बीमारी है, वो किसके कारण होता है, तो वायरस से होता है। और एक को छोड़ करके वो क्या है, वो वायरस से नहीं होता है। तो पीलिया तो किससे होता है, वायरस से होता है। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा भी, गलसुआ भी, आंत ज्वर होता है जो फ्रेंड्स आपका, ये सभी आंत ज्वर विषाणु जनित नहीं है। ये होता है किससे होता है, तो ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। आंत ज्वर तो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, बादल पृथ्वी तक हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है, यही कारण, ठीक है। 57 और अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। 58 नंबर सवाल का, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अभी बताया था फ्रेंड्स, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 58 का। 1 मिनट फ्रेंड्स, 58 नंबर सवाल है ना, परमाणु नाभिक के अवयव है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में भी आप लोग से भी गलती होती है। यहाँ देखिए कर रहा है आपका परमाणु के मौलिक कण नहीं कर रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए इसी टाइप का सवाल दिया जाता है। परमाणु नाभिक, तभी मैं बताया था कि परमाणु नाभिक का, तो परमाणु के नाभिक में P+N होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर होता है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमाया, परमाणु नाभिक के अवयव कौन, तो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन पूछेगा कि परमाणु के अवयव कौन है, सिर्फ परमाणु के मौलिक कौन है, तब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन परमाणु के नाभिक के अवयव कहेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए दिमाग लगाना है कि इसमें आपका P+N होता है। तो देखिए इसी टाइप से आपको कन्फ्यूज, थोड़ा सा मॉडरेट करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, देखिए नोबेल गैस कहलाती है फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। तो नोबेल गैस है जो आपका हीलियम है, जो फ्रेंड्स आपका नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नोबेल गैसों की संख्या कितनी है, 6 है। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सुनिएगा गौर से। तो देखिए आवर्त सारणी जो है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के समूह कितना, 18 में, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 आपका नोबेल गैस कह सकते हैं या अक्रिय गैस रखा गया है, ठीक है। ये 6 अक्रिय गैस कौन कौन है फ्रेंड्स, तो याद करते चलिएगा। हीलियम, हीलियम एक हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में है नियॉन, है नियॉन हो गया आपका दूसरा। तीसरा में हो गया फ्रेंड्स आपका आर्गन। चौथा में हो गया आपका फ्रेंड्स क्रिप्टॉन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, केयर से सुनिएगा, क्रिप्टॉन। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स 5वां में हो गया जेनॉन, जिसको एक इसे करते हैं इंडिकेट। और लास्ट में बच गया फ्रेंड्स आपका रेडॉन यानी Rn। तो देखिए 6 गैस हो गया ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन और रेडॉन। यही 6 गैस है जो आपका अक्रिय गैस होता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कॉम्बिनेशन कैसा है कि नोबेल गैस इसे कहा जाता है, अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका हीलियम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अभी 6 में बताया तो हीलियम आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है कि नोबेल गैस की संख्या कितना, 6 है। और नोबेल पुरस्कार भी है जो 6 ही क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोनों आपको याद रहेगा, दो में से एक रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। और नोबेल गैस की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। नोबेल गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है और या तो अक्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए तो हो गया फ्रेंड्स अब 60 का। आज का लास्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट सवाल है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। चलिए इसका जवाब फटाफट करिएगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऑप्शन दिया हो इसमें से क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर में अगर जो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दिया देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कैल्शियम होता है, जो ज़्यादा होता है मानव शरीर में आपका। देखिए मानव शरीर में फ्रेंड्स अगर जो देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 तत्व है जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। मानव शरीर के जो मुख्य प्रधान रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन, 6 है। जिसमें पहला स्थान पर देखा जाए, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, पढ़े होंगे कहीं।
दूसरा में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है फ्रेंड्स। तीसरा में हाइड्रोजन पाया जाता है। चौथा में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और पाँचवा में क्या है, जो कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद छठा में आपका फास्फोरस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन आपको जवाब देना है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऐसा नहीं कि सर सबसे अधिक है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसी तरह से मॉडरेट किया जाता है। कहता मानव शरीर में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मती रहता फ्रेंड्स, और ऑप्शन में आपका ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन रहता। लेकिन इस हिसाब से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला, तो इस तुलनों इस सभी तत्व की अपेक्षा में कैल्शियम सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये 60 सवाल था फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स वेबसाइट पर भी जो मेरा जीके मास्टरमाइंड है उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप लोग जीके मास्टरमाइंड पर भी जाके भी फिलहाल प्रैक्टिस करिएगा। जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर देखिएगा सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस फायरमैन ये सब का प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ पर जाकर के जरूर करिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक्स।